हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल, ह्यूमन एंड मोरल वैल्यूज के बारे में, जो कि यूके यूनिवर्सिटी पीजी सेकेंड सेमेस्टर के कंपलसरी सब्जेक्ट का पार्ट है। इसका पहला यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो एक कंट्री के पॉलिटिकल एंड लीगल फ्रेमवर्क को डिफाइन करता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे राइट्स, ड्यूटीज और गवर्नेंस सिस्टम को क्लियरली डिफाइन करता है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं प्रियम्बल की। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। ये हमारे गोल्स, आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है। जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, जो बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पावर हमारे पीपल से आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, पैट्रियोटिक वैल्यूज एंड द पिलर्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। जब हम पैट्रियोटिक वैल्यूज को समझते हैं तो हमारे लिए ये जरूरी होता है कि हम अपने देश के लिए ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। नेशन बिल्डिंग में सबका रोल है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक प्रिंसिपल्स हमें इस पाथ पर गाइड करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे बेसिक राइट्स है जो हर सिटीजन को मिलते हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ एटसेट्रा। इनके साथ साथ हमारे ड्यूटीज भी है जो हमें अपने देश और सोसाइटी के लिए परफॉर्म करनी चाहिए। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अन गाइडलाइंस का पार्ट है जो हमें अपनी पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन ये एनफोर्सेबल नहीं होते। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। Constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated. We must realize that our people have yet to learn it. Dr. B.R. Ambedkar. Learning aims. इस चैप्टर के कुछ मेन लर्निंग एम्स है। हम कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझेंगे, पुराने इंडियन गवर्नेंस सिस्टम्स को एक्सप्लोर करेंगे, ब्रिटिश रूल के कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट को एनालाइज करेंगे, इंडिपेंडेंस के की माइलस्टोन्स को समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन और डिबेट्स को एग्जामिन करेंगे, Dr. B.R. अम्बेडकर के कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पर डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। एक इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह का रूल बुक होता है जो किसी भी कंट्री के गवर्नेंस को डिफाइन करता है। इसमें बताया जाता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी और लोगों के राइट्स कैसे प्रोटेक्ट होंगे। हर कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो लॉज और गवर्नेंस का अल्टीमेट अथॉरिटी होता है। 2. व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा हाईएस्ट लॉ है। ये गवर्नमेंट कैसे ऑपरेट करेगा, हर इंस्टीट्यूशन की पावर्स क्या होंगी और लोगों के राइट्स क्या होंगे, ये सब डिफाइन करता है। ये इंश्योर करता है कि कंट्री स्मूथली चले और सबको फेयर ट्रीटमेंट मिले। ये इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम का बैकबोन है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है और सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज को बताता है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के फ्रेमवर्क को ले डाउन करता है और फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन को इंश्योर करता है, जो इसे हमारे लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम का गाइडिंग लॉ बना देता है। 3. Evolution of Indian Constitution. Historical perspective of the Indian Constitution. Ancient Indian governance, Sabha, Samiti and Janpadas.
अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एवोल्यूशन के बारे में, स्पेसिफिकली एंशिएंट इंडियन गवर्नेंस और ब्रिटिश रूल के इन्फ्लुएंस पर। एंशिएंट इंडियन गवर्नेंस, सभा, समिति एंड जनपदास। सबसे पहले हम देखते हैं कि पुराने इंडिया में गवर्नेंस कैसे होता था। वैदिक पीरियड में गवर्नेंस काफी डिसेंट्रलाइज्ड था और असेंबलीज, काउंसिल्स की मदद से डिसीजंस लिए जाते थे। सभा एंड समिति। सभा एक काउंसिल थी जो एल्डर्स का ग्रुप था और डिसीजंस कलेक्टिव विजडम पर बेस्ड होते थे। समिति भी सिमिलर थी, लेकिन ज्यादा पावर रखते हुए किंग्स को इलेक्ट करने और लॉस पास करने में इन्वॉल्व्ड थी। जनपदास। जनपदास एंशिएंट इंडिया के पॉलिटिकल यूनिट्स जहां रिपब्लिक्स और किंगडम्स का कॉन्सेप्ट था। ये रिपब्लिक्स पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को फॉलो करते थे, जिसमें लोगों की डिसीजन मेकिंग काफी इंपॉर्टेंट थी। ये आइडियाज बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई दिए। इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश रूल। चार्टर एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स 1858, 1919, 1935। अब देखते हैं ब्रिटिश रूल के इम्पैक्ट को। ब्रिटिश रूल ने इंडिया में मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नेंस कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए, लेकिन ये उनके अपने इंटरेस्ट्स को सर्व करते थे। ब्रिटिश पीरियड में कई इंपॉर्टेंट एक्ट्स हुए जो इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को शेप करते गए। चार्टर एक्ट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स 1858, 1919, 1935। ये एक्ट्स ग्रेजुअली इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को शेप करते गए, जो बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिएशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सब इन्फ्लुएंसेस एंशिएंट इंडिया की गवर्नेंस और ब्रिटिश रूल की कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस सब मिलके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करने में मददगार रहे। चार्टर एक्ट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स। चार्टर एक्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्टर एक्ट्स के बारे में। चार्टर एक्ट्स का सिलसिला 1773 में शुरू होता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को धीरे धीरे कम किया गया और अथॉरिटी ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। 1833 का एक्ट ब्रिटिश पावर को कंसोलिडेट करता है और एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एस्टैब्लिश करता है। ये एक्ट्स ब्रिटिश इंटरेस्ट्स के लिए थे, लेकिन इन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया जो बाद में इंडिया के गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1857 की इंडियन रिबेलियन के बाद ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया और ब्रिटिश रूल के अंडर वाइस रॉय और गवर्नर जनरल के थ्रू गवर्नेंस एस्टैब्लिश हुआ। इस सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ने फ्यूचर में इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को शेप किया और कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करते वक्त ये इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस बना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 का एक्ट डायरकी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स प्रोविंसेस के अंडर होते हैं और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। ये फुल ऑटोनॉमी नहीं देता, लेकिन पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन और सेल्फ गवर्नेंस के तरफ एक स्टेप था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में इंपॉर्टेंट बन गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिटिश लेजिस्लेशन है जो इंडिया को सेल्फ रूल की तरफ ले जाता है। इसमें फेडरल सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के बीच पावर्स का डिवीजन होता है। ये एक्ट इंडिया के फ्यूचर पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल स्ट्रक्चर के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में मेजर इन्फ्लुएंस बना। की माइलस्टोन्स। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एक टर्निंग पॉइंट था।
इस एक्ट ने इंडिया को इंडिपेंडेंस दी और सब कॉन्टिनेंट को टू डोमिनियंस इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड किया। इसके अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी जो इंडिया का नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। पार्टीशन के साथ ये एक्ट ने सोशल और पॉलिटिकल लैंडस्केप पर भी इम्पैक्ट डाला। ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया गया। ये असेंबली 1946 में फॉर्म हुई थी और इसमें 299 मेंबर्स द। बहुत डिबेट्स के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को इंडिया का रिपब्लिक बन गया। 3.4 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ये असेंबली अलग अलग बैकग्राउंड्स से आने वाले लोगों से मिली थी जो इंडिया के पॉलिटिकल, सोशल और रीजनल इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करते थे। इस असेंबली में कई ऐसे इश्यूज पर डिबेट हुई जो इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करेंगे। 3.4.1 फॉर्मेशन एंड कॉम्पोजिशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में फॉर्म हुई थी जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स से इलेक्ट किया गया था। शुरू में असेंबली में 389 मेंबर्स द, लेकिन पार्टीशन के बाद ये नंबर रिड्यूस होकर 299 हो गया। डी बसु कहते हैं कि असेंबली के मेंबर्स अलग अलग पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स से आए थे, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और स्मॉलर रीजनल पार्टीज। ये डाइवर्सिटी इंश्योर करती थी कि हर पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट किया जाए और डिबेट्स में पूरे इंडिया के थॉट्स और इंटरेस्ट्स रिफ्लेक्ट हो। 3.4.2 मेजर डिबेट्स। फेडरलिज्म, राइट्स, सोशल जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स काफी कॉम्प्लेक्स द और ये रिफ्लेक्ट करते द चैलेंज ऑफ बिल्डिंग अ डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव स्टेट, एक ऐसे देश के लिए जिसमें बहुत डाइवर्सिटी थी। कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो डिस्कस हुए वो थे। फेडरलिज्म। सबसे पहले ये डिबेट हुई थी कि इंडिया में फेडरल सिस्टम होना चाहिए या यूनिटरी सिस्टम। फेडरल स्ट्रक्चर के सपोर्टर्स द, लेकिन फाइनल डिसीजन क्वासी फेडरल सिस्टम का था। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था, लेकिन स्टेट्स को भी कुछ एरियाज में अपनी पावर्स मिलती थी। ये डिसीजन इंडिया की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखकर लिया गया था। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये राइट्स जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी किए गए थे। सोशल और इकोनॉमिक राइट्स पर भी डिस्कशंस हुई थी, जिसमें सब सिटीजन्स के लिए एक जस्ट और फेयर सोसाइटी का विजन था, चाहे उनका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो। सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस खास तौर पे दलित्स और बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए काफी इम्पोर्टेंट था। बी आर अम्बेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन द, उन्होंने अफर्मेटिव एक्शन, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने और स्केड्यूल्ड कास्ट्स और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स की प्रोटेक्शन के प्रोविजंस को सिक्योर करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। 3.4.3 रोल ऑफ बी आर अम्बेडकर एंड अदर की मेंबर्स। बी आर अम्बेडकर का रोल कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में वाइडली एक्नॉलेज्ड है। उन्होंने इंश्योर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के राइट्स को एड्रेस किया जाए। उनकी एफर्ट्स की वजह से प्रोविजंस बनाए गए, जैसे अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन और अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन, जो इंडिया की सोसाइटी को इंक्लूसिव बनाने में मददगार साबित हुई। 3.4.3 रोल ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड अदर की मेंबर्स। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत हाई क्रूशल था। उनके एफर्ट्स ने अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन और अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के प्रोविजंस को शेप दिया।
दूसरे की मेंबर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आजाद भी कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रिब्यूशंस लाए थे। हर एक ने अपनी विजन राखी थी एक फ्री और डेमोक्रेटिक इंडिया बनाने की। डॉक्टर B.R. Ambedkar's contribution to the Indian Constitution। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में पिवटल रोल प्ले किया। उनका लीडरशिप कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करने में मददगार साबित हुआ। एडवोकेट फॉर सोशल जस्टिस, डॉक्टर अंबेडकर दलित्स और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के राइट्स के स्ट्रॉन्ग एडवोकेट द। उन्होंने आर्टिकल 17 को इंक्लूड करवाया, जिसमें अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया, और आर्टिकल 46 जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के वेलफेयर को प्रोमोट करता है। फंडामेंटल राइट्स, अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कराने में सिग्निफिकेंट रोल अदा किया। इन राइट्स के जरिए इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच और डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन दिया गया, जो हर सिटीजन के राइट्स को सेफगार्ड करता है। जेंडर इक्वालिटी, उन्होंने वुमेन्स राइट्स के लिए भी काफी काम किया, जैसे मैरिज, इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी लॉज में रिफॉर्म्स लाने की बात की, ताकि वुमेन को लॉ के अंडर इक्वालिटी मिले। सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, अंबेडकर का बिलीफ था कि स्टेट को सेक्युलर होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इंश्योर किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन और गवर्नेंस के बीच सेपरेशन हो। इसे हर सिटीजन को अपने रिलीजन के हिसाब से इक्वल ट्रीटमेंट मिल सके। इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी सपोर्ट किया, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लिए वेलफेयर और लेबर राइट्स को इंप्रूव कर सके। इंड्यूरिंग लेगेसी, अंबेडकर की विजन ऑफ अ जस्ट और इक्वल सोसाइटी का लास्टिंग इम्पैक्ट है इंडिया के गवर्नेंस और लीगल फ्रेमवर्क पर। उनके कॉन्ट्रिब्यूशंस ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव बनाने में मदद की, जैसे D.D. बसु ने भी मेंशन किया है। 3.4.4 इन्फ्लुएंसेस ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कई पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल आइडियाज ने इन्फ्लुएंस किया, जैसे वेस्टर्न लिबरल थॉट, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स को वेस्टर्न लिबरल थॉट से इंस्पिरेशन मिली थी, जिसमें डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इंडिविजुअल राइट्स पर फोकस किया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से भी काफी इन्फ्लुएंस मिला था। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया, जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट था, जो कि इन वेस्टर्न मॉडल्स के सिमिलर था। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक ऐसी सिस्टम है जहां पावर लॉग ऑन के हाथ में होता है, जो या तो डायरेक्ट या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू यूज करते हैं। ये इक्वालिटी, फ्रीडम और पार्टिसिपेशन के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। जैसे इंडिया और USA में डेमोक्रेसी है। रिपब्लिक एक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जहां हेड ऑफ स्टेट को इलेक्ट किया जाता है, मोनार्क के बजाय। रिपब्लिक में लीडर्स को लोगों के लिए अकाउंटेबल होना पड़ता है और उन्हें लॉ के अकॉर्डिंग हाई गवर्नेंस करनी पड़ती है। जैसे फ्रांस और इंडिया में रिपब्लिक सिस्टम है। मोनार्की एक ऐसी सिस्टम है जहां एक किंग, क्वीन या एम्परर स्टेट को रूल करते हैं। मोनार्कीज दो टाइप्स की होती है, एब्सोल्यूट मोनार्की जहां मोनार्क के पास पूरा पावर होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जहां मोनार्क के पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन या लॉज से लिमिट किया जाता है। जैसे सऊदी अरेबिया में एब्सोल्यूट मोनार्की है और UK में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ऑथोरिटेरियनिज्म एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां एक लीडर या एक छोटी ग्रुप के पास एब्सोल्यूट पावर होता है, जो अक्सर लोगों के कंसेंट के बिना रूल करते हैं। सिविल लिबर्टीज और पॉलिटिकल फ्रीडम्स रिस्ट्रिक्ट होती है। टोटलिटेरियनिज्म एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म है,
जहां गवर्नमेंट हर एक एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक और प्राइवेट लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, इंक्लूडिंग इकोनॉमी, कल्चर और सोसाइटी। जैसे नाजी जर्मनी और स्टालिनिस्ट सोवियत यूनियन में टोटलिटेरियनिज्म था। ओलिगार्की एक गवर्नमेंट सिस्टम है जहां एक छोटी ग्रुप ऑफ पीपल जो अक्सर सेम सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल क्लास से होते हैं, पावर होल्ड करते हैं। ये रूलिंग ग्रुप डिसीजन मेकिंग में काफी इन्फ्लुएंस रखता है। जैसे रशिया में कुछ लोग मानते हैं कि ओलिगार्किक ट्रेट्स है। थियोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट सिस्टम है जहां रिलीजियस लीडर्स या इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करते हैं। स्टेट के लॉज रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स पर बेस्ड होते हैं और रिलीजियस ऑफिशियल्स को काफी इन्फ्लुएंस होता है। जैसे ईरान और वेटिकन सिटी में थियोक्रेसी है। सोशलिस्ट आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी और सोशल जस्टिस का भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था। फ्रेमर्स को इंडिया के सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एड्रेस करने में काफी कंसर्न था। सोशल वेलफेयर, स्टेट इंटरवेंशन इन इकोनॉमी और वर्कर्स राइट्स की प्रोटेक्शन के प्रोविजंस इन आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल्स, महात्मा गांधी के आइडियाज जैसे नॉन वायलेंस, रूरल डेवलपमेंट और सेल्फ सफिशिएंसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल थे। गांधी की डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस और लोकल कम्युनिटीज की एम्पावरमेंट पर फोकस ने पंचायती राज और रूरल वेलफेयर के प्रोविजंस को इन्फ्लुएंस किया। इंडियन ट्रेडिशन। लास्टली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया की अपनी कल्चरल, रिलीजियस और फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस का भी इन्फ्लुएंस मिला। नॉन वायलेंस, डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट और कम्युनिटी वेलफेयर के वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म के प्रोविजंस में दिखाई देते हैं। कंक्लूजन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पुरानी ट्रेडिशंस, कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस और मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का ब्लेंड है। इसकी क्रिएशन काफी इंटेंस डिबेट्स से गुजरकर हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और ये जस्टिस, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी की कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे डी बसु ने कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो इंडिया के डेमोक्रेटिक जर्नी को गाइड करता है। ये सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और एक इक्विटेबल सोसाइटी बनाने की कोशिश करता है जहां सबको बराबर का अधिकार मिलता है। So friends, here are some important short, long and statement type questions which may be asked in your final KUK exams. Have a look. All the very best for your exams. अब हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, द प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रियम्बल होता क्या है। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन है। ये एक शॉर्ट पैराग्राफ है, पर इसमें भारत के कोर वैल्यूज और गोल्स बताए गए हैं। ये बताता है कि हम किस तरह का देश बनाना चाहते हैं, एक ऐसा देश जो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक हो। चलिए अब हम इन टर्म्स का मतलब समझते हैं। सॉवरेन मतलब इंडिया एक इंडिपेंडेंट देश है, किसी दूसरे देश के कंट्रोल में नहीं। सोशलिस्ट का मतलब है सबको बराबरी का मौका मिले, स्पेशली गरीब और कमजोर लोगों को सपोर्ट मिले। सेक्युलर का मतलब हर धर्म का सम्मान, सरकार किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेती। डेमोक्रेटिक का मतलब लोगों की सरकार, जहां जनता वोट के जरिए अपनी सरकार चुननी है। और रिपब्लिक का मतलब है कि हमारा राष्ट्रपति चुना जाता है, वो गद्दी पर जन्म के बेसिस पर नहीं बैठता।
प्रियम्बल के थ्रू हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी जैसे इंपॉर्टेंट आइडियल्स को भी अडॉप्ट करते हैं। जस्टिस मतलब सबके साथ न्याय, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पर। लिबर्टी मतलब सोचने, बोलने और धर्म मानने की आज़ादी। इक्वालिटी यानी सब लोग एक समान कास्ट, जेंडर या रिलीजन से ऊपर उठकर। और फ्रैटर्निटी जिसमें हम सब मिलकर एकता और भाईचारे के साथ जीवन बिताएं। और सबसे खास बात, प्रियम्बल की शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि संविधान जनता ने अपने लिए बनाया है और सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चलती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये लाइन दिखाती है कि संविधान का असली पावर जनता के पास है। इंडिया के लोगों ने मिलकर अपना संविधान बनाया है, किसी राजा, विदेशी या साम्राज्य के नहीं। चलिए अब बाकी की टर्म्स को एक एक करके समझते हैं। सॉवरेन, इसका मतलब है कि भारत पूरी तरह से आजाद है। हम अपने देश के फैसले खुद लेते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या इंटरनेशनल। सोशलिस्ट यानी हर किसी को बराबरी का मौका। सरकार ऐसे पॉलिसीज बनती है जिसे रिच और पुअर के बीच की गप कम हो और सबकी भलाई हो। सेक्युलर, भारत किसी भी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करता। हर सिटीजन को अपना धर्म मानने, प्रैक्टिस करने और फैलाने का अधिकार है। डेमोक्रेटिक, इंडिया एक लोकतंत्र है। लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं फ्री और फेयर इलेक्शंस के जरिए। सबको वोट देने का अधिकार है। रिपब्लिक, इसका मतलब है कि भारत का राष्ट्रपति चुना हुआ होता है, वो किसी राजा महाराजा की तरह जन्म से गद्दी पर नहीं बैठता। अब बात करते हैं प्रियम्बल में लिखे ऑब्जेक्टिव्स की। जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सबको न्याय मिले, चाहे वो किसी जाति, धर्म या बैकग्राउंड से हो। सोशल जस्टिस, बराबरी का समाज। इकोनॉमिक जस्टिस, पैसा और रिसोर्सेस का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। पॉलिटिकल जस्टिस, हर सिटीजन को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने का मौका। लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आप जो सोचना चाहते हो, बोलना चाहते हो, किस पर विश्वास रखना चाहते हो, सब कुछ आपकी आजादी है। इक्वालिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में बराबरी। सब लोग कानून के नजर में बराबर है और हर किसी को जीवन में आगे बढ़ने के बराबर के मौके मिलने चाहिए। फ्रैटर्निटी, एकता और सम्मान। हर व्यक्ति का सम्मान हो और पूरा देश एक जैसा महसूस करे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का असली एग्जाम्पल है भारत। फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी का मतलब है भाईचारा और एकता। हर सिटीजन को एक फैमिली का हिस्सा समझा जाता है, जहां हर किसी की डिग्निटी का सम्मान होता है। फ्रैटर्निटी भारत को यूनाइटेड रखता है, चाहे हम अलग अलग लैंग्वेज, रिलीजन या कल्चर से हो। अब चलिए समझते हैं प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस। एक गाइडिंग प्रिंसिपल। प्रियम्बल एक डायरेक्शन देता है संविधान को समझने के लिए। ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का रियल मकसद क्या है। दो सोर्स ऑफ अथॉरिटी। ये लाइन वी द पीपल ऑफ इंडिया ये दिखाती है कि जनता ही असली शक्ति है। संविधान जनता ने अपने लिए बनाया है। 3 मोरल कॉम्पास। ये हमें याद दिलाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन न्याय, आजादी, बराबरी और भाईचारे जैसे उचित मूल्यों पर बेस्ड है। 4 यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। देश की एकता और अखंडता बनाए रखना इसका एक बड़ा मकसद है। हर सिटीजन की इज्जत और सेफ्टी इंश्योर की गई है। 5 फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। प्रियम्बल एक दार्शनिक नींव है। ये बताता है कि भारत कैसा समाज बनाना चाहता है। न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण और इंक्लूसिव। 6 इंस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट। ये सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत भी है, जो हमें इंस्पायर करता है एक बेहतर भारत बनाने के लिए।
अब बात करते हैं बेसिक वैल्यूज की जो प्रियम्बल में लिखी गई है। सॉवरेन, इसका मतलब है भारत एक आजाद देश है, अपने फैसले खुद लेता है, किसी भी बाहरी ताकत का कंट्रोल नहीं होता। सोशलिस्ट, भारत सामाजिक और आर्थिक बराबरी के लिए काम करता है। गरीबी हटाओ, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिलना चाहिए, ये है सोशलिज्म का असली मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो दोस्तों, प्रियम्बल सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये एक जीवंत दस्तावेज है जो हमें याद दिलाता है कि हम किस तरह का देश बनाना चाहते हैं। सेक्युलर, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, मतलब सरकार किसी भी धर्म को ना सपोर्ट करती है, ना हायर पोज। हर सिटीजन को अपना रिलीजन चूज करने, उससे फॉलो करने या ना मानने का पूरा फ्रीडम है। यानी चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन या एथियस्ट हो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। ये सेक्युलरिज्म ही है जो भारत जैसे डाइवर्स देश में पीस और यूनिटी बनाए रखता है। डेमोक्रेटिक, इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है जहां जनता की मर्जी से सरकार बनती है। हम अपने नेता वोट करके चुनते हैं। ये लीडर्स पब्लिक के लिए आंसरेबल होते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब है हर सिटीजन का इक्वल वोट, फ्री फेयर इलेक्शंस, गवर्नमेंट जनता के लिए, जनता के द्वारा। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब है कि हमारा राष्ट्रपति इलेक्टेड होता है, जैसे किसी राजा या रानी का रूल नहीं होता। लीडरशिप जनता के वोट से आती है, किसी फैमिली या डायनेस्टी से नहीं। ये इंश्योर करता है कि पावर किसी एक के पास परमानेंटली ना हो, सबको इक्वल चांस माय लीडरशिप में आने का। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। जस्टिस 3 टाइप्स का होता है। 1 की कैप सोशल जस्टिस, हर इंसान को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट, जेंडर, रिलीजन या बैकग्राउंड का हो। डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं चलेगा। 2 की कैप इकोनॉमिक जस्टिस, अमीरों और गरीबों के बीच का गप कम हो। सबको बेसिक नीड्स जैसे फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर मिलना चाहिए। 3 की कैप पॉलिटिकल जस्टिस, हर सिटीजन को वोट देने का और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का इक्वल राइट मिलता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। तो दोस्तों, ये वैल्यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जान है। इन्हीं से हमारा भारत एक न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण और लोकतांत्रिक देश बनता है। लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम, सोचने, बोलने, मानने और पूजने की आजादी। आप अपने विचार रख सकते हो, अपनी बात ओपनली कह सकते हो और अपने धर्म या फेथ को फ्रीली फॉलो कर सकते हो। कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप क्या मानो या कैसे पूजा करो। ये पर्सनल फ्रीडम ही है जो ह्यूम एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का हक देती है। इक्वालिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी मतलब सब लोग इक्वल है, लॉ के सामने भी और लाइफ के मौकों में भी। चाहे आप किसी भी जात, धर्म, जेंडर या क्लास से हो, आपको बराबरी का हक मिलता है। हर किसी को एजुकेशन, जॉब और डेवलपमेंट के इक्वल चांसेस होने चाहिए। बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशंस भी इसी आइडिया का पार्ट है, ताकि सब लोग आगे बढ़ सके। फ्रैटर्निटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रैटर्निटी का मतलब है भाईचारा, एकता और एक दूसरे की इज्जत। इंडिया एक डाइवर्स देश है, अलग अलग जातियों, धर्मों और कल्चर्स का मिलन। फ्रैटर्निटी इंश्योर करता है कि सब लोग एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट और हार्मनी में रहे और देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी बनाए रखे। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये 9 वैल्यूज, सॉवरेंटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशन स्टोन्स है। ये बताते हैं कि भारत कैसा देश है
और हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। जैसे डीडी बसु ने कहा है, ये लिविंग वैल्यूज है जो हर जनरेशन के लिए गाइड बनकर काम करती है। So friends, here are some short, long and statement type questions which may be asked in your final KUK exams. All the very, very best for your exams. अब हम चैप्टर 3 की शुरुआत करेंगे, जिसका टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी, पैट्रियोटिक वैल्यूज और नेशन बिल्डिंग के पिलर्स। जैसा कि बी आर अंबेडकर ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी का मतलब है वो प्रिंसिपल्स और वैल्यूज जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को सही डायरेक्शन देते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ लॉ बनाना हाई काफी नहीं होता, अस लॉ के एथिक्स और वैल्यूज को भी समझना और फॉलो करना जरूरी है। इंट्रोडक्शन। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्लूप्रिंट है जिसमें लिखा गया है कि देश कैसे चलेगा, लेकिन उसके पीछे का जो स्पिरिट है उससे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी। ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट और सिटीजन्स दोनों जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी का रिस्पेक्ट करें। पैट्रियोटिज्म सिर्फ देश से प्यार नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को समझना और उनको अपने एक्शंस में दिखाना भी है। जब हर सिटीजन अपना रोल समझकर जिम्मेदारी से काम करता है, तभी नेशन बिल्डिंग का असली अर्थ पूरा होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी का सिंपल मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोर वैल्यूज लिखी है, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और रूल ऑफ लॉ, उनका पूरा सम्मान और इम्प्लीमेंटेशन। ये सिर्फ लीडर्स या जजेस की ड्यूटी नहीं है, हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एक्शंस में ये वैल्यूज को फॉलो करें। चाहे लॉ बनाने की बात हो या डेली डिसीजंस, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी का पालन होगा तो डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी। डॉक्टर अंबेडकर ने ये भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी पर्सनल चॉइसेस नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के एथिकल रूल्स को फॉलो करने का कमिटमेंट है। ये लाइन बताती है कि देश चलना सिर्फ रूल्स से नहीं, एथिक्स और संवेदनशीलता से भी होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी वर्सेस पॉपुलर मॉरालिटी। पहले समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी क्या होती है। ये वो एथिकल वैल्यूज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन की गई है, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फेयरनेस। ये मॉरालिटी किसी भी इमोशनल या पॉलिटिकल प्रेशर से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होती। चाहे पब्लिक ओपिनियन कुछ भी कहे, फंडामेंटल राइट्स हर सिटीजन के लिए प्रोटेक्ट करना इसका मेन गोल होता है, स्पेशली माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए। दूसरी तरफ होती है पॉपुलर मॉरालिटी, जो मेजॉरिटी लॉग ऑन के ओपिनियन या सामाजिक सोच पर बेस्ड होती है। ये अक्सर इमोशंस, ट्रेडिशंस या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से इन्फ्लुएंस्ड होती है और टाइम के साथ चेंज भी हो सकती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब पॉपुलर मॉरालिटी डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करती है, जैसे कास्ट या जेंडर बायस, जो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज के अगेंस्ट है। एक सिंपल टेबल के थ्रू समझते हैं डिफरेंस। बेसिस कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी, पॉपुलर मॉरालिटी। डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज पर बेस्ड, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी। पब्लिक ओपिनियन या सोशल नॉर्म्स पर बेस्ड। इन्फ्लुएंस यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स से गाइडेड। इमोशंस और पॉलिटिकल व्यूज से इन्फ्लुएंस्ड। फोकस इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली माइनॉरिटीज। मेजॉरिटी की सोच को रिफ्लेक्ट करता है, जो अनफेयर हो सकती है। स्टेबिलिटी स्टेबल रहती है, कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। टाइम के साथ बदल सकती है। कॉन्फ्लिक्ट एग्जाम्पल सबको इक्वल ट्रीटमेंट देता है, चाहे मेजॉरिटी डिसएग्री करे। कभी कभी कास्ट या रिलीजन बेस्ड बायस को सपोर्ट करता है।
पर्पस रूल ऑफ लॉ और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, सोसाइटी के मेजॉरिटी मोरल्स को फॉलो करना। तो याद रखिए, जब भी पॉपुलर मॉरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी में क्लैश हो, सही रास्ता वही है जो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज के साथ अलाइंड हो। आइए अब समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी के कोर प्रिंसिपल्स और इसका इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या रोल है। सबसे पहले कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी। एक रूल ऑफ लॉ। ये प्रिंसिपल कहता है कि सब लोग, चाहे आम आदमी हो या नेता, सब कानून के सामने बराबर है। गवर्नमेंट भी लॉ से ऊपर नहीं है। लॉ हाई सबसे बड़ा है और इसी रूल से कंट्री में फेयरनेस मेंटेन होती है। 2. इक्वालिटी बिफोर लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी भी सिटीजन के साथ जाति, धर्म, जेंडर या रेस के बेसिस पर भेदभाव नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी ये इंश्योर करती है कि हर इंडिविजुअल के साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो। 3. जस्टिस एंड फेयरनेस। ये सिर्फ कोर्ट में जस्टिस नहीं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी जरूरी है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और कोई भी ग्रुप सोसाइटी से अलग ना हो। 4. सेक्युलरिज्म। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, इसका मतलब गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करेगी। सभी रिलीजन्स के लोग अपना फेथ फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी डर या बायस के। 5. डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। लीडर्स को लोगों के वोट से इलेक्ट किया जाता है और उन्हें पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल रहना पड़ता है। फ्री और फेयर इलेक्शंस, पॉलिटिकल राइट्स का प्रोटेक्शन, ये सब डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा है। अब बात करते हैं 3.5 रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी इन इंडिया। 1. Dr. अंबेडकर का विजन। अंबेडकर जी ने कहा था कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से काम नहीं चलेगा, हमें उसकी वैल्यूज जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी को डेली लाइफ में अप्लाई करना होगा। उनका कहना था कि अगर हम इन वैल्यूज को फॉलो करें तो माइनॉरिटीज के राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं और डेमोक्रेसी स्ट्रांग रहती है। 2. जुडिशरी का रोल, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी। कोर्ट का काम सिर्फ डिस्प्यूट्स सॉल्व करना नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करना भी है। जैसे केशवानंदा भारती केस 1973 में कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बदला नहीं जा सकता, और मनेका गांधी केस 1978 ने बताया कि पर्सनल लिबर्टी भी एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्राइवेसी केस 2017 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। ये डिसीजन दिखता है कि जुडिशरी पर्सनल फ्रीडम और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करती है, चाहे सरकार कुछ और कहे। Dr. अंबेडकर के विजन और उनके द्वारा दिए गए एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी। अंबेडकर जी मानते थे कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लिख देना काफी नहीं है, उसके वैल्यूज को अपने जीवन में उतरना भी जरूरी है। यही वैल्यूज है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी। अगर सिटीजन्स और गवर्नमेंट दोनों इन वैल्यूज को फॉलो करें तभी भारत एक सही डेमोक्रेसी बन सकता है। चलिए अब देखते हैं उनके विजन के कुछ की टेकअवेज। डॉक्टर अंबेडकर्स विजन की टेकअवेज। 1. कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी। अंबेडकर जी ने हमेशा ये कहा कि डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होगी जब हर एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज से गाइडेड होगा। चाहे वो गवर्नमेंट हो या आम नागरिक, सबको जस्टिस, इक्वालिटी और यूनिटी को अपहोल्ड करना होगा। 2. जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशरी का रोल सिर्फ फैसला देना नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन की तरह काम करना है। लैंडमार्क जजमेंट्स जैसे केशवानंदा भारती 1973 और राइट टू प्राइवेसी 2017
दिखाते हैं कि कोर्ट्स सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे पब्लिक ओपिनियन या पॉलिटिक्स कुछ भी कहे। 3. प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट भी होता है। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जहां हर बच्चे को फ्री और क्वालिटी एजुकेशन मिलना एक लीगल राइट बन गया। लेकिन हाँ, रियल लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। पॉलिटिकल या रिलीजियस इंटरेस्ट्स कभी कभी इन वैल्यूज के अगेंस्ट चलते हैं। कंक्लूजन। अंबेडकर जी का कहना था कि अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो हर सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज का रिस्पेक्ट करना होगा। ये सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, ये एक जीने का तरीका है। 3.7 पैट्रियोटिक वैल्यूज, एसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पैट्रियोटिज्म का मतलब सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को सेलिब्रेट करना नहीं होता। ट्रू पैट्रियोटिज्म का मतलब है अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को समझना, उसके वैल्यूज को रिस्पेक्ट करना और उनको डेली लाइफ में अप्लाई करना। एक सच्चा पैट्रियोटिक सिटीजन देश के कानून का पालन करता है, जस्टिस और इक्वालिटी को प्रमोट करता है, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठता है, यूनिटी और ब्रदरहुड का मैसेज फैलता है। तो अगर आप भारत को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो सिर्फ देश से प्यार नहीं, देश के कॉन्स्टिट्यूशन से कमिटमेंट भी जरूरी है। 3.7.1 पैट्रियोटिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रियल पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म का असली मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को फॉलो करना, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी। ट्रू पैट्रियट वो है जो राइट्स की प्रोटेक्शन करता है और फेयरनेस को इंश्योर करता है हर किसी के लिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन। ट्रू पैट्रियट वो है जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में शामिल होता है, वोट करता है और सोसाइटी को बेहतर बनाता है। 3 जुलाई 2002 पैट्रियोटिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फिडेलिटी। लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रू पैट्रियोटिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति लॉयल्टी में है, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी को हर दिन फॉलो करना। डिफेंडिंग राइट्स एंड फ्रीडम्स। पैट्रियट वो है जो इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करता है और इंडिविजुअल फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करता है। अनपैट्रियोटिक एक्शंस। जो एक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन और फ्रीडम को लिमिट करना, वो अनपैट्रियोटिक है। 3 जुलाई 2003 सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म थ्रू एक्शन। पैट्रियोटिज्म सिर्फ फीलिंग नहीं है, एक्शन में होता है। आपको वोट देना, लीडर्स को अकाउंटेबल बनाना और पब्लिक अथॉरिटीज को मॉनिटर करना होगा। सपोर्टिंग सोशल वेलफेयर। पैट्रियट वो है जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है, जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर में इंप्रूवमेंट्स। यूनिटी एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैट्रियोटिज्म को थ्राइव करने के लिए सबको मिलकर यूनिटी मेंटेन करनी है और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। कंक्लूजन। ट्रू पैट्रियोटिज्म का मतलब है अपने देश को बेहतर बनाना, सिर्फ लॉज को रिस्पेक्ट करना नहीं, उन्हें अपनी लाइफ में उतरना भी। 3.7.4 कंक्लूजन, पैट्रियोटिज्म एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रू पैट्रियोटिज्म का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को अपनाना, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी। सिर्फ सिंबल दिखाना नहीं, बल्कि राइट्स को डिफेंड करना, फ्रीडम का रिस्पेक्ट करना और डेमोक्रेसी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना ही असली पैट्रियोटिज्म है। देश के प्रति वफादारी का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति लॉयल्टी। और जब सब मिलकर काम करते हैं तो फेयर और इंक्लूसिव सोसाइटी बन सकती है। यही सच्चा पैट्रियट है जो रोजमर्रा की लाइफ में कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को फॉलो करता है। 3.8 नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग का मतलब है एक ऐसे देश का निर्माण जहां पॉलिटिकल,
इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम्स सबके लिए काम करें, पीस, जस्टिस और प्रॉस्पेरिटी के लिए। इसमें डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और शेयर्ड रिसोर्सेस का कॉन्सेप्ट होता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत एक विभिन्नता से भरा देश है। अलग अलग भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों के बावजूद हम सब एक है। ये यूनिटी तभी बनती है जब सब कम्युनिटीज म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ एक कॉमन गोल के लिए काम करें। सोशल जस्टिस। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे किसी का भी बैकग्राउंड हो। डिस्क्रिमिनेशन को हटाकर मार्जिनलाइज्ड लॉग को सपोर्ट देना नेशन बिल्डिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंक्लूजन। सही पैट्रियोटिज्म और नेशन बिल्डिंग तभी होती है जब हर सिटीजन मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को रियलिटी बनाता है। ये ही है एक इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक भारत का सपना। एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड। नेशन बिल्डिंग का एक मेजर गोल है अनलॉग को एम्पावर करना जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड रहे हैं, जैसे कि दलित्स, विमेन, माइनॉरिटीज। जैसे रिजर्वेशंस इन एजुकेशन एंड जॉब्स और सोशल वेलफेयर स्कीम्स उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने में हेल्प करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि हर सिटीजन का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं, पैसा फेयरली डिस्ट्रीब्यूट भी होना चाहिए। रूरल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे स्कीम्स रोजगार क्रिएट करती है और पुअर लॉग ऑन की जिंदगी सुधारती है। नेशनल आइडेंटिटी। नेशन बिल्डिंग तभी होता है जब लॉग ऑन में देश के प्रति एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है। देश के साथ इमोशनल कनेक्शन होना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कल्चरल डिफरेंसेस भूल जाएं। हर कल्चर का रिस्पेक्ट करते हुए एक शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी बनाना जरूरी है। रूल ऑफ लॉ। एक स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम और इंडिपेंडेंट जुडिशरी से ही देश में फेयरनेस और जस्टिस मेंटेन होती है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है सब बराबर है कानून के सामने और कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। ये सिस्टम लोगों में ट्रस्ट बनाए रखता है कि उनको इंसाफ मिलेगा। कंक्लूजन। नेशन बिल्डिंग सिर्फ इकोनॉमी या पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है जहां सिटीजन्स एक्टिवली यूनिटी, जस्टिस, इक्वालिटी और शेयर्ड आइडेंटिटी को प्रमोट करते हैं। तभी हम एक पीसफुल, फेयर और इंक्लूसिव भारत बना सकते हैं। एजुकेशन एक मजबूत राष्ट्र की बुनियाद। एजुकेशन सिर्फ किताबी ज्ञान देने का जरिया नहीं है, ये एक नेशन बिल्डिंग टूल है जो लोगों में संवैधानिक मूल्य और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव जगता है। इंडिया जैसे डाइवर्स देश में एजुकेशन का मेन गोल होना चाहिए कि हर स्टूडेंट अपने राइट्स और ड्यूटीज को समझे और डेमोक्रेसी का रिस्पेक्ट करे। प्रोमोटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। स्कूल और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को सिर्फ सब्जेक्ट्स ही नहीं बल्कि संविधान के कोर वैल्यूज भी सिखाए जाने चाहिए, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी। अगर स्टूडेंट्स इलेक्शन प्रोसेस, रूल ऑफ लॉ और फंडामेंटल राइट्स जैसे टॉपिक्स को समझेंगे तो वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। उन्हें ये समझ आएगा कि देश का फ्यूचर उनके एक्शंस पर डिपेंड करता है। नेशनल इंटीग्रेशन और डाइवर्सिटी का सम्मान। इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स, कल्चर्स और लैंग्वेजेस है और यही हमारी स्ट्रेंथ है। एजुकेशन का रोल है स्टूडेंट्स में ये समझ डेवलप करना कि डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि उससे डिवाइड होने देना चाहिए। जब स्टूडेंट्स आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और संवैधानिक यूनिटी के साथ ग्रो करते हैं तभी हम एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड नेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। एजुकेशन और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल। जब स्टूडेंट्स इंडिया की अलग अलग कम्युनिटीज और उनकी हेरिटेज के बारे में पढ़ते हैं तो अनमेन संवेदनशीलता, एम्पैथी, टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है।
ये क्वालिटीज सोशल हार्मनी बढ़ाती है और एक पीसफुल यूनाइटेड इंडिया बनाने में मदद करती है। पैट्रियोटिज्म और नेशन बिल्डिंग। एजुकेशन स्टूडेंट्स को ये समझता है कि पैट्रियोटिज्म सिर्फ फ्लैग वेव करने या नेशनल एंथम गाने तक सीमित नहीं है। असली पैट्रियोटिज्म है कम्युनिटी सर्विस करना, वोट देना, सोशल इश्यूज पे अवेयरनेस बढ़ाना और एक्टिवली देश के विकास में हिस्सा लेना। इसे स्टूडेंट्स में एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आता है जिसमें वो इनइक्वालिटी, पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन जैसे इश्यूज पे काम करते हैं और देश के हर सिटीजन को प्रोग्रेस में शामिल करने की कोशिश करते हैं। इंस्टीट्यूशंस एक मजबूत राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी। इंस्टीट्यूशंस किसी भी देश के डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी के बैकबोन होते हैं। इंडिया में पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को अपहोल्ड करते हैं। पार्लियामेंट लॉज बनाता है जो जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी प्रमोट करते हैं। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट और एजेंसीज पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स इंश्योर करते हैं कि लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल हो और सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट हो। सिविल सोसाइटी का योगदान। एनजीओज, एक्टिविस्ट्स और कम्युनिटी लीडर्स भी नेशन बिल्डिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये मार्जिनलाइज्ड लॉग-ऑन की वॉइस बनते हैं और इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहे। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। नेशन बिल्डिंग तभी सक्सेसफुल होता है जब इंस्टीट्यूशंस ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हो। जब सिटीजन्स को अपने इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा होता है तो ट्रस्ट और यूनिटी बनती है जो एक पीसफुल और प्रोग्रेसिव नेशन के लिए जरूरी है। एक फेयर और जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी और नेशन बिल्डिंग दोनों जरूरी है। लेकिन इंडिया में इन आइडियल्स को अचीव करने में कुछ सीरियस चैलेंजेस है पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लेवल्स पर। एक, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का अनादर, डिसरिगार्ड। चैलेंज, कई बार पॉलिटिकल लीडर्स या इंस्टीट्यूशंस अपने पर्सनल या पार्टी इंटरेस्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज से ऊपर रख देते हैं। इसे डेमोक्रेसी वीक होती है। सॉल्यूशन, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाना, लीडर्स को अकाउंटेबल रखना और कॉन्स्टिट्यूशन के अवेयरनेस कैंपेन्स चलना जरूरी है। 2. सामाजिक असमानता और भेदभाव, सोशल इनइक्वालिटी। चैलेंज, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन मना करता है लेकिन कास्ट, रिलीजन और जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी अब भी है। ये यूनिटी और फ्रैटर्निटी के स्पिरिट को हर्ट करता है। सॉल्यूशन, एजुकेशन और अवेयरनेस से इक्वालिटी को प्रमोट करो। रिजर्वेशन पॉलिसीज और सोशल वेलफेयर स्कीम्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना होगा। 3. पॉलिटिकल पोलराइजेशन। चैलेंज, पॉलिटिक्स में डीप डिविजन्स हो गए हैं जिसमें पार्टी या आइडियोलॉजी सब कुछ डोमिनेट करती है, नेशनल यूनिटी भूल जाते हैं। सॉल्यूशन, पब्लिक वेलफेयर पे फोकस्ड डिस्कशंस और रिस्पेक्टफुल डिबेट्स को एनकरेज करना चाहिए। सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबल और यूनाइटेड बनाने की जरूरत है। 4. भ्रष्टाचार और ट्रांसपेरेंसी की कमी, करप्शन। चैलेंज, करप्शन से पब्लिक ट्रस्ट ब्रेक होता है और डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉज, ट्रांसपेरेंसी मेजर्स और अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस बनाना इंपॉर्टेंट है। जो करप्ट है उन पे एक्शन लेना होगा। 5. सिविक एजुकेशन की कमी। चैलेंज, कई लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और ड्यूटीज के बारे में जानते ही नहीं। इस वजह से उनका डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेशन वीक होता है। सॉल्यूशन, स्कूल्स और कॉलेजेस में कॉन्स्टिट्यूशन और सिविक सेंस सिखाना जरूरी है। 7. हाई पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए जिसे लोग समझे कि उनका रोल डेमोक्रेसी में कितना इम्पोर्टेंट है। 6.
धर्म और जाति के तनाव, रिलीजियस एथनिक टेंशंस। चैलेंज, इंडिया की डाइवर्सिटी एक स्ट्रेंथ है, लेकिन कभी कभी यही डिफरेंसेस कॉन्फ्लिक्ट्स का रीजन बन जाते हैं। इसे यूनिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हर्ट होते हैं। सॉल्यूशन, इंटरफेथ डायलॉग प्रमोट करो, दूसरे कल्चर्स को समझने और रिस्पेक्ट करने की एजुकेशन दो। मीडिया भी एक पॉजिटिव रोल प्ले करे, यूनिटी और हार्मनी के एग्जाम्पल्स दिखाकर। 7. कानून का सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं, पुअर लॉ एनफोर्समेंट। चैलेंज, लॉस तो है, लेकिन उनका सही इम्प्लीमेंटेशन और टाइमली जस्टिस नहीं मिलता। डिलेस और अनफेयर एनफोर्समेंट से लोगों का ट्रस्ट टूट जाता है। सॉल्यूशन, जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है ताकि जस्टिस फास्ट माए, सभी लोगों के लिए लीगल एक्सेस इजी हो और लॉज इक्वली अप्लाई हो। कंक्लूजन, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी और नेशन बिल्डिंग तभी स्ट्रॉन्ग बनेगा जब सिटीजन्स, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी मिलकर काम करेंगे। हमें एजुकेशन, अवेयरनेस और गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना होगा। जब हर इंसान अपना रोल समझे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, तभी हम एक ऐसा भारत बना सकते हैं जो सच में कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स का रिफ्लेक्शन हो, इंक्लूसिव, जस्ट और डेमोक्रेटिक। So friends, here are some short, long and statement type questions which may come in your KUK final exam. All the very, very best for your exams. Chapter 4 Fundamental Rights, Duties, Directive Principles. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसे सिस्टम का विजन देता है जहां फंडामेंटल राइट्स, अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज, कर्तव्य और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSPs, एक साथ मिलकर एक जस्ट, वेलफेयर ओरिएंटेड और बैलेंस्ड सोसाइटी बनते हैं। लर्निंग एम्स, क्या सीखना है? फंडामेंटल राइट्स क्या है और ये सिटीजन की फ्रीडम और इक्वालिटी कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए क्यों जरूरी है? राइट्स और ड्यूटीज का रिलेशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में? DPSPs क्या होते हैं और इनका क्या रोल है? DPSPs और फंडामेंटल राइट्स के बीच का कनेक्शन समझना। DPSPs के टाइप्स और उनका इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पे। 4.1 इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल 12 to 35। ये राइट्स हर सिटीजन को बेसिक फ्रीडम देते हैं, जैसे कि स्पीच की फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, रिलीजन की फ्रीडम, लाइफ एंड लिबर्टी का प्रोटेक्शन। इनका मेन पर्पस है सिटीजन को गवर्नमेंट के अनजस्ट एक्शंस से बचाना और एक डिग्निफाइड लाइफ इंश्योर करना। 4.2 नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। डेमोक्रेसी का कोर प्रिंसिपल है इंडिविजुअल की फ्रीडम। DD बसु कहता है कि फंडामेंटल राइट्स किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। ये राइट्स सिर्फ पेपर पे नहीं है, अगर इनका वायलेशन हो तो हम कोर्ट जा सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 4.2 नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। DD बसु के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स ऐसे पावरफुल राइट्स है जो गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी हमसे छीन नहीं सकती। ये राइट्स ह्यूम गारंटी करते हैं कि हम आजादी से जी सके, बिना किसी डर के, बिना भेदभाव के। हर सिटीजन को एक फेयर एनवायरनमेंट मिलता है जहां वो ग्रो कर सके, अपने आइडियाज रख सके और पब्लिक लाइफ में एक्टिवली हिस्सा ले सके। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ फ्रीडम नहीं होता,
बल्कि सिटीजन्स का एम्पावरमेंट भी होता है, जैसे कि व्यूज रखना, वोट देना और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन। एन.वी. पायली कहते हैं कि अगर फंडामेंटल राइट्स ना हो तो गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज कर सकती है। लेकिन इन राइट्स के होने से अगर गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी कुछ गलत करती है तो उस एक्शन को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये राइट्स सिटीजन की फ्रीडम, डिग्निटी और इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। यही कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का एसेंस है। 4. 3 categories of fundamental rights. Articles 1432. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 6 मेजर फंडामेंटल राइट्स रिकॉग्नाइज किए हैं। 1. राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल्स 14 से 18। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। सब सिटीजन्स लॉ के नजर में बराबर है। चाहे अमीर हो या गरीब, सब पे एक ही कानून अप्लाई होता है। आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी सिटीजन के साथ रिलीजन, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे भेदभाव नहीं हो सकता, एजुकेशन, जॉब्स या पब्लिक प्लेसेस में। आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी एक क्राइम है और इसे प्रैक्टिस करने वाले को पनिशमेंट मिलेगी। आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। गवर्नमेंट किसी को भी ऐसे टाइटल्स नहीं देगी जो उससे सुपीरियर बना दे, जैसे राजा या सर। 2. राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल्स 19 से 22। आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। हर सिटीजन को अपना ओपिनियन रखने का राइट है, चाहे स्पीच हो, राइटिंग हो या कोई और मीडियम। ये डेमोक्रेसी का सोल है, बिना इसके लोग अपने विचार नहीं रख सकते। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल्स 1922। फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन एंड मूवमेंट। आर्टिकल 19 के अंडर हर सिटीजन को ये राइट्स मिलते हैं। पीसफुली गैदर करना, असेंबली। ग्रुप्स और एसोसिएशंस बनाना, एसोसिएशन। भारत के किसी भी हिस्से में फ्रीली घूमना, मूवमेंट। लेकिन एक बात ध्यान रखनी जरूरी है, अगर ये फ्रीडम नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर को हार्म करे तो गवर्नमेंट इसे रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट, आर्टिकल्स 21-22। किसी भी सिटीजन को बिना वैलिड रीजन के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अरेस्ट के रीजन को बताना जरूरी है। 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, यानी किसी के राइट्स वायोलेट नहीं होनी चाहिए। 3. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल्स 23-24। आर्टिकल 23, नो फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। किसी भी सिटीजन को जबरदस्ती काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बॉन्डेड लेबर कंप्लीटली बैंड है। आर्टिकल 24, नो चाइल्ड लेबर। 14 साल से छोटे बच्चों को डेंजरस इंडस्ट्रीज जैसे कि फैक्ट्रीज या माइंस में काम पे लगाना मना है। हर बच्चा डिजर्व करता है एक सेफ चाइल्डहुड और एजुकेशन। 4. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल्स 25-28। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड रिलीजन, आर्टिकल 25। हर सिटीजन को अपने रिलीजन को फ्रीली फॉलो करने का राइट है, चाहे किसी रिलीजन को फॉलो करें या ना करें, सब अलाउड है। रिलीजियस इक्वालिटी, आर्टिकल्स 26-28। स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलाउड है जब तक वो पब्लिक ऑर्डर और मॉरालिटी को हार्म ना करें। स्कूल्स या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना भी कुछ कंडीशंस के अंडर होता है। 5. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल्स 29-30। आर्टिकल 29, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी कल्चर लैंग्वेज। माइनॉरिटी ग्रुप्स अपनी लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं।
आर्टिकल 30 राइट टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस। रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपनी कल्चर के मुताबिक, यानी हर कम्युनिटी अपने आइडेंटिटी को सिक्योर कर सकती है थ्रू एजुकेशन। 6 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32। भारत का राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एक ऐसा राइट है जो बाकी सब फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी सिटीजन के राइट्स वायलेट होते हैं तो आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट तक जाने का राइट मिलता है। कोर्ट क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट रिट्स इश्यू कर सकती है, जैसे कि हेबियास कॉर्पस, मैंडेमस, सेटिओरारी, प्रोहिबिशन और क्वो वारंटो, जिसे वायलेटेड राइट्स को रिस्टोर किया जा सकता है। बी आर अंबेडकर ने इस आर्टिकल को द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। 4.4 लिमिटेशंस एंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट होते हैं? नहीं, ये राइट्स अनलिमिटेड नहीं होते। कुछ सिचुएशंस में इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। एक लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय लॉज। अगर किसी स्पीच से हेट्रेड या वायलेंस फैलता है तो गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिट कर सकती है पब्लिक ऑर्डर, मॉरालिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए। 2 इमरजेंसी प्रोविजंस। आर्टिकल 359। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो प्रेसिडेंट कुछ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी यूजुअली सेफ रहता है। इमरजेंसी के टाइम पर नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना प्रायोरिटी बन जाता है और इस वजह से कुछ इंडिविजुअल राइट्स टेम्पररीली होल्ड पे रख दिए जाते हैं। कंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमें डिग्निटी, इक्वालिटी और फ्रीडम के साथ जीने का हक देते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का फाउंडेशन है। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और नेशनल इंटरेस्ट और सोशल ऑर्डर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। 4.5 फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 51 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड की गई स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद। क्या होती है फंडामेंटल ड्यूटीज? ये ड्यूटीज हमारे मोरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताती है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना, नेशनल सिंबल्स का सम्मान, यूनिटी और इंटेग्रिटी को प्रोमोट करना, साइंटिफिक टेम्पर अडॉप्ट करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। ये ड्यूटीज ये याद दिलाती है कि सिर्फ राइट्स एंजॉय करना ही काफी नहीं, सिटीजनशिप का मतलब है ड्यूटी भी निभाना। 4.5.1 नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ड्यूटीज का रोल डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने में। जब राइट्स होते हैं तो उनके साथ ड्यूटीज भी होनी चाहिए। डी बसु कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज का गोल है सिटीजन्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझना और अपने एक्शंस से कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना। ये ड्यूटीज सिटीजन्स को डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करने के लिए एनकरेज करती है, जैसे कि सोशल जस्टिस, नेशनल यूनिटी और पीस। सिटीजन्स के एक्शंस का इम्पैक्ट। डेमोक्रेसी में हर इंडिविजुअल के एक्शंस का सोसाइटी पर इफेक्ट पड़ता है। अपनी फ्रीडम का उसे करते वक्त ये याद रखना जरूरी है कि कलेक्टिव इंटरेस्ट्स को हार्म ना हो। ड्यूटीज सिटीजन्स को रिमाइंड करते हैं कि अपनी फ्रीडम को रिस्पॉन्सिबली यूज करें ताकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्मूथली चले और रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाए। 2. मोरल एंड एथिकल ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजन्स। ड्यूटीज लीगल नहीं, मोरल ऑब्लिगेशंस है। फंडामेंटल ड्यूटीज लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते। ये मोरल ऑब्लिगेशंस है
जो सिटीजन्स को वैल्यूज के हिसाब से काम करने के लिए गाइड करते हैं। एम.वी. पायली कहता है कि ये ड्यूटीज मोरल कॉम्पास का काम करती है, जो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद दिलाती है। राइट्स के कंपैरिजन में ड्यूटीज स्पेसिफिक लीगल प्रोटेक्शंस नहीं देती, पर नेशन के वेलबीइंग में कंट्रीब्यूट करने की जरूरत होती है। फेलो सिटीजन्स की रिस्पेक्ट। ये ड्यूटीज न सिर्फ स्टेट के लिए है, बल्कि फेलो सिटीजन्स के लिए भी है। ये सोशल हार्मनी और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स को प्रमोट करती है। जब सिटीजन्स अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हैं, तो डेमोक्रेसी, पीस और इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट किया जाता है। 4.5 लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं। ये ड्यूटीज सिटीजन्स के मोरल, एथिकल और सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। 1. नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथेम की रिस्पेक्ट करना। सबसे पहली ड्यूटी है नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथेम की रिस्पेक्ट। ये ड्यूटीज नेशनल सिंबल्स के इंपॉर्टेंस को दिखाती है। नेशनल फ्लैग और एंथेम कंट्री की सॉवरेंटी, हिस्ट्री और सैक्रिफाइसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। B.S. रमन कहते हैं कि इन सिंबल्स को रिस्पेक्ट करके हम अपने नेशन के अचीवमेंट्स और हिस्ट्री पर प्राइड महसूस करते हैं और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग बिल्ड करते हैं। 2. अपहोल्डिंग सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। नेशन की सॉवरेंटी और यूनिटी को अपहोल्ड करना। हर सिटीजन का ड्यूटी है कि इंडिया की सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करे। इसका मतलब है कि हम अपने एक्शंस से नेशनल सिक्योरिटी को हार्म ना करें और यूनिटी को अंडरमाइन ना करें। डिवाइसिव पॉलिटिक्स या सेपरेटिज्म को प्रमोट करना, जो कि इंडिया की यूनिटी के अगेंस्ट हो, हमें अवॉइड करना चाहिए। नेशनल कोहेजन को प्रमोट करना। D.D. बसु कहता है कि ये ड्यूटी नेशनल कोहेजन को प्रमोट करती है और डिवाइसिव टेंडेंसीज को रोकती है। इंडिया की यूनिटी हमारे डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है। 3. प्रोमोटिंग हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। हार्मनी और ब्रदरहुड को प्रमोट करना। आर्टिकल 51A(c) कहता है कि सिटीजन्स को हार्मनी और ब्रदरहुड प्रमोट करनी चाहिए, चाहे उनका रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट या रीजन कुछ भी हो। मल्टीकल्चरल और डाइवर्स इंडिया में ये ड्यूटी बहुत जरूरी है ताकि पीस और कोऑपरेशन मेंटेन हो सके हर कम्युनिटी के बीच। म्यूचुअल रिस्पेक्ट और यूनिटी। ये ड्यूटी डिस्क्रिमिनेशन को रोकने में मदद करती है और सोसाइटी के फैब्रिक को सेफ रखती है। सिटीजन्स को रिस्पेक्ट देना और वैल्यू डिफरेंसेस करना जरूरी है ताकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्ट्रेंथन किया जा सके। 4. प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कल्चर। कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना। इंडिया का रिच कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व और प्रोमोट करना सिटीजन्स की ड्यूटी है। आर्टिकल 51A(d) ये कहता है कि हमें अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी पर गर्व होना चाहिए और इसे डिस्ट्रॉय होने से बचाना चाहिए। इसका मतलब है कि आर्ट, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करना, जो कि इंडिया की हिस्टोरिकल और कल्चरल अचीवमेंट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ग्लोबल वर्ल्ड में आइडेंटिटी। एम.वी. पायली कहता है कि ये ड्यूटी हमें याद दिलाती है कि हम अपने हेरिटेज को फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कॉन्सर्व करें। कल्चरल डाइवर्सिटी को वैल्यू करके इंडिया अपनी यूनिक आइडेंटिटी को ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में प्रिजर्व कर सकता है। 5. प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के कॉन्टेक्स्ट में एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन की ड्यूटी काफी इंपॉर्टेंट हो गई है। आर्टिकल 51A(g) कहता है कि हर सिटीजन को नेचुरल एनवायरनमेंट जैसे फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने की ड्यूटी है।
सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और कंजर्वेशन। ये ड्यूटी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती है ताकि क्लीन और हेल्थी एनवायरनमेंट इंश्योर हो सके आज के और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो नेशन के वेलबीइंग को भी अफेक्ट करती है। 6. डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। साइंटिफिक टेम्पर और रैशनैलिटी को डेवलप करना। आर्टिकल 51A(H) कहता है कि सिटीजन्स को साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को फॉस्टर करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने सोच को रीजन और रैशनैलिटी पर बेस करना चाहिए और ब्लाइंड फेथ या इरैशनल बिलीफ्स को रिजेक्ट करना चाहिए। सुपरस्टिशन और इरैशनैलिटी से बचना। डी बसु कहता है कि ये ड्यूटी इंडिया के प्रोग्रेस के लिए जरूरी है। सिटीजन्स को साइंटिफिक थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए जिसे हम इनोवेशन और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को प्रमोट कर सके। अदर फंडामेंटल ड्यूटीज, फुल लिस्ट। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना और वायलेंस से बचना। सिटीजन्स का ड्यूटी है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें और वायलेंस से दूर रहे। सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब करना और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म करना नहीं चाहिए। स्ट्राइविंग फॉर एक्सलेंस। एक्सलेंस की तरफ स्ट्राइव करना। हर सिटीजन को एक्सलेंस के लिए स्ट्राइव करना चाहिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या कलेक्टिव लाइफ हो। ये ड्यूटी हमें सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने की इंस्पायर करती है। प्रोमोटिंग रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिटीजन्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को समझना और उन्हें अपहोल्ड करना चाहिए। ये ड्यूटी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को इंश्योर करती है ताकि इंडिया की डेमोक्रेसी के वैल्यूज मेंटेन रहे। कंक्लूजन। फंडामेंटल ड्यूटीज की इंपॉर्टेंस। फंडामेंटल ड्यूटीज मोरल गाइडलाइंस है जो सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबली जीने और नेशन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने का रिमाइंडर देती है। ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, पर हार्मनी, पैट्रियोटिज्म और नेशनल यूनिटी को प्रमोट करने में क्रिटिकल है। कलेक्टिव वेलबीइंग के लिए कंट्रीब्यूशन। B.S. रमन कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज राइट्स के साथ सोसाइटी के लार्जर इंटरेस्ट्स को बैलेंस करती है। ये इंश्योर करते हैं कि सिटीजन्स राइट्स के रेसिपिएंट्स के साथ साथ कंट्रीब्यूटर्स भी हो जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक को स्ट्रॉन्ग बनते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSPs। What are DPSPs? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो पार्ट 4 में दिए गए हैं, आर्टिकल्स 36 to 51, वो नॉन जस्टिशिएबल गाइडलाइंस है जो स्टेट को बताते हैं कि कैसे वेलफेयर स्टेट बनाई जाए और कैसे सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल जस्टिस इंश्योर किया जाए सभी सिटीजन्स के लिए। नॉन जस्टिशिएबल। ये प्रिंसिपल्स कोर्ट के थ्रू एनफोर्स नहीं किए जा सकते। मतलब अगर ये प्रिंसिपल्स वायोलेट हो जाए तो कोर्ट उनको डायरेक्टली एनफोर्स नहीं कर सकता, पर ये गाइडलाइंस गवर्नमेंट को पॉलिसीज और लॉज बनाने में हेल्प करती है जिसे सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रमोट हो। इंपॉर्टेंस ऑफ DPSPs। वेलफेयर स्टेट की फाउंडेशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मेन गोल है एक वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करना। MV पायली कहते हैं कि DPSPs इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट पॉजिटिव एक्शंस ले जिसे पॉवर्टी का एलिमिनेशन हो, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो और सिटीजन्स का ओवरऑल वेलबीइंग इंप्रूव हो। राइट्स और जस्टिस का बैलेंस। DPSPs फंडामेंटल राइट्स के साथ मिलकर काम करते हैं जिसे इंडिविजुअल राइट्स और सोशल जस्टिस का बैलेंस बनाए रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करते हैं
जबकि डीपीएसपीज स्टेट को गाइड करते हैं कि पॉलिसीज बनाए जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस की अपलिफ्टमेंट में मदद करें। रोल ऑफ डीपीएसपीज इन अचीविंग जस्टिस। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। डीपीएसपीज का गोल है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को अचीव करना। ये प्रिंसिपल्स इंश्योर करते हैं कि स्टेट अपने पॉलिसीज को इस तरह से फ्रेम करे कि पॉवर्टी कम हो, इक्वालिटी बढ़े और सिटीजन्स का ओवरऑल वेलबीइंग इंप्रूव हो। कैटेगोरीज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इंट्रोडक्शन टू कैटेगोरीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हम 4 ब्रॉड कैटेगोरीज में डिवाइड कर सकते हैं जो उनके फोकस और इंटेंट पर बेस्ड है। ये कैटेगोरीज हेल्प करते हैं समझ में कि किस तरह से ये प्रिंसिपल्स सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक वेलफेयर और कल्चरल राइट्स को प्रमोट करते हैं। 1. सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट। पहला कैटेगरी है सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। ये प्रिंसिपल्स सिटीजन्स की सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर पर फोकस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल 39A कहता है कि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए, मतलब हर सिटीजन के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और पॉवर्टी रिडक्शन के लिए स्टेप्स होनी चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 39D कहता है कि मेन और वुमेन को इक्वल पे मिलनी चाहिए जब वो सेम वर्क करते हैं। ये प्रिंसिपल जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है और वेज गैप को क्लोज करता है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड वर्किंग वुमेन। आर्टिकल्स 39E और 39F कहता है कि स्टेट को चिल्ड्रन और वर्किंग वुमेन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, मतलब उन्हें एक्सप्लॉयटेशन और हर्श वर्किंग कंडीशंस से बचाना चाहिए। 2. एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। प्रोमोटिंग एजुकेशन। दूसरा कैटेगरी है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। ये प्रिंसिपल्स एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, स्पेशली अन सेक्शंस के लिए जो मार्जिनलाइज्ड है। आर्टिकल 41 कहता है कि हर सिटीजन को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, स्पेशली चिल्ड्रन के लिए जो 14 साल तक के हैं। इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल्स 41 और 47 कहते हैं कि स्टेट को पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना चाहिए, जैसे मालन्यूट्रिशन को रिड्यूस करना और जो डिजीजेस पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं उनको इरेडिकेट करना चाहिए। प्रोटेक्टिंग वीकर सेक्शंस। ये प्रिंसिपल्स इंश्योर करते हैं कि माइनॉरिटीज, एससीज, एसटीज और बैकवर्ड कम्युनिटीज के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, स्पेशली एजुकेशनल और कल्चरल मैटर्स में। कंक्लूजन। ये कैटेगरीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्लियरली डिफाइन करते हैं, जिसे स्टेट को गाइडलाइंस मिलती है कि वो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए अपने पॉलिसीज और एक्शंस कैसे डिजाइन करें। 3. पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ। तीसरा कैटेगरी है पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। ये प्रिंसिपल्स इंश्योर करते हैं कि स्टेट सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करे और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को प्रमोट करे। एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल 40 कहता है कि स्टेट को विलेज पंचायत्स ऑर्गेनाइज करनी चाहिए ताकि लोकल सेल्फ गवर्नेंस प्रमोट हो सके और ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी को एनकरेज किया जाए। प्रोमोटिंग अ जस्ट लीगल सिस्टम। ये प्रिंसिपल्स इंश्योर करते हैं कि लीगल सिस्टम में जस्टिस और इक्वालिटी हो और हर सिटीजन को फेयर ट्रीटमेंट मिले। स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना चाहिए और लीगल सिस्टम को जस्ट बनाना चाहिए। 4. इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। चौथा कैटेगरी है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंडिया की ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट करते हैं। आर्टिकल 51 कहता है कि स्टेट को इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करने के लिए काम करना चाहिए,
जैसे डिप्लोमेसी और डिसआर्मामेंट में कोऑपरेशन। फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। स्टेट को फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करने का भी ड्यूटी दिया गया है ताकि ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को सपोर्ट किया जा सके। ये प्रिंसिपल्स इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल और पीस प्रोमोटिंग नेशन बनते हैं। 4 जून 2003 इंटर रिलेशनशिप इन प्रैक्टिस। लिंकिंग राइट्स, ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है। फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करना जरूरी है, लेकिन ड्यूटीज भी सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबल बनाती है ताकि वो अपने राइट्स को सोसाइटी के बेनिफिट के लिए उसे करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट को गाइड करते हैं कि वो जस्ट सोसाइटी बनाए जहां पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर और एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन पर फोकस हो। राइट्स को ड्यूटीज के साथ कॉम्प्लीमेंट करना जरूरी है ताकि इंडिविजुअल राइट्स रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्सरसाइज हो और नेशनल वेलफेयर प्रमोट हो सके। कंक्लूजन। ये इंटर रिलेशनशिप काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक साइड पे हमारे राइट्स है और दूसरी साइड पे ड्यूटीज और स्टेट पॉलिसीज को बैलेंस करते हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना एक जस्ट और रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी बनाने का काम करता है। टेबल 4.6.3 डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जस्टिशिएबिलिटी। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, मीनिंग दे कैन बी एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर किसी का राइट वायलेट होता है वो कोर्ट में जाके रेमेडी ले सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिशिएबल, मतलब उन्हें कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता। ये गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनते वक्त मदद करते हैं। फोकस। फंडामेंटल राइट्स का फोकस है इंडिविजुअल फ्रीडम्स जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, ताकि हर सिटीजन को आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन से प्रोटेक्शन मिल सके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का फोकस है सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर जैसे पॉवर्टी एलिविएशन, एजुकेशन और हेल्थ, ताकि सोसाइटी को जस्ट और इक्विटेबल बनाया जा सके। नेचर। फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव नेचर के होते हैं जिसमें स्टेट की पावर्स को लिमिट किया जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉजिटिव नेचर के होते हैं जिसमें स्टेट को डायरेक्ट किया जाता है कि वो जस्ट सोसाइटी बनाए। रोल। फंडामेंटल राइट्स का रोल है इंडिविजुअल राइट्स को स्टेट से प्रोटेक्ट करना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का रोल है गवर्नमेंट को गाइड करना ताकि वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के पॉलिसीज बनाए। एनफोर्सेबिलिटी। फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट में एनफोर्स किया जा सकता है और वायलेशंस पे रेमेडीज अवेलेबल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता और सिटीजन्स उनके वायलेशन पे लीगल रिड्रेस नहीं ले सकते। कंक्लूजन। तो फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का इंटर रिलेशनशिप एक बैलेंस्ड सोसाइटी को प्रमोट करता है। फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप को एनकरेज करते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट को गाइड करते हैं ताकि वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस अचीव करे। इन सबके साथ मिलके ये डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग बनते हैं जिसमें हर इंडिविजुअल और सोसाइटी का वेलबीइंग इंश्योर होता है। स्टेट का रोल है इन एलिमेंट्स को बैलेंस करना और कॉन्स्टिट्यूशन के गोल्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि हम हर चैप्टर के लिए कितनी मेहनत करते हैं। डेटा कलेक्ट करना, रिसर्च करना और फिर उससे सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचाना, ये सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हमारा गोल है कि आपको बेस्ट कंटेंट मिले जो आप इजीली समझ सके, लेकिन ये सब हम आपके सपोर्ट के बिना नहीं कर सकते।
जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो ये एक तरीके से आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करते हो और हमें और ज्यादा मोटिवेटेड करते हो। तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और हमारी मेहनत को वैल्यू दीजिए। आपका सपोर्ट हमें ज्यादा क्वालिटी कंटेंट देने की इंस्पिरेशन देगा। एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर चैनल। All the very best for your exams.